अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट महान ज़रा और मैं आपके लिए एक बार फिर लेके आ गई हूं मार्केट व्यू 360 का प्रोग्राम। आज के जो प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान हैं वो है यासिर याकूब हबीब, जो कि YH सिक्योरिटी के डायरेक्टर हैं। नाज़रीन, स्टॉक मार्केट एक ऐसा इदारा है जहां पे ऊंच नीच चलती ही रहती है। कभी स्टॉक मार्केट के हालात बहुत अच्छे देखने में आते हैं तो कभी स्टॉक मार्केट के हालात बहुत ज़्यादा बुरे देखने में आते हैं। जैसा ही अभी इसी हफ्ते देखने में आया कि IMF से मुज़ाकरात के बाद मार्केट पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर देखने में आया, लेकिन जैसे ही वीकेंड हुआ मार्केट डिप होती गई। आखिर इसकी क्या वजह थी? और दूसरी चीज़ ये कि हमारी स्टॉक मार्केट में एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती है जो हर इंसान के जहन में सवाल होता है कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, कौन सी कंपनी है जो अच्छा हमें डिविडेंड पे करेगी, कौन सी कंपनी है जिसमें हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और कौन सी कंपनी है जिसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अभी करंट कंडीशन में कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट करना इन्वेस्टर्स के लिए फ़ायदेमंद होगा। ये सारी बातें जानेंगे आज की वीडियो में। तो मेरे साथ मौजूद है यासिर याकूब हबीब, तो इनसे जानते हैं मार्केट के सारे खुलासों के जवाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यासिर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? सबसे पहले आप बताएं कि मार्केट का जो ये हफ्ता गुजरा है, ये किसी ने नहीं सोचा था कि IMF से मुज़ाकरात के बाद एकदम से मार्केट पॉजिटिव असरात दिखाएगी और फिर वापस से जो है नेगेटिव हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? मसला सिर्फ ये नहीं है कि IMF से हमारी ट्रांच अप्रूव हो गई और क्लियर हो गई और पाकिस्तान में पैसे आ गए। ये एक एक्सपेक्टेशंस भी थी और होना भी था कि IMF से पैसे आने भी हैं। बस ये हो रहा था कि डिले हो रहा था किसी न किसी वजह से। कोई ना कोई ऐसे मामलात थे जो हमें अपनी शराइत के हिसाब से वो पूरे करने थे, जिसके बाद IMF ने आना था। सबको मालूम था कि IMF ने आ भी जाना है, ये एक बिलियन की ट्रांच जो है ये अप्रूव हो भी जानी है और पाकिस्तान में पैसे आ जाएंगे। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि ये जो गवर्नमेंट का टेन्योर है ये 5 साल का। इस 5 साल के टेन्योर में बेसिकली IMF से जो आने चाहिए थे वो पे आने हैं $6 बिलियन और अभी तक उसके हाफ आए। अब ये है कि अगले आने वाले 1 से 1.5 साल में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि $3 बिलियन की एक और भी ट्रांच आएगी जो मतलब टुकड़ों में आएगी एक अपने पीसेस में, और वो कंप्लीट होगी। लेकिन मसला ये है कि मार्केट ऊपर क्यों सस्टेन नहीं कर सक रही। उसकी वजह यही है कि आज भी हमारे जो मैक्रो इकनॉमिक्स हैं, जो हमारे इकनॉमिकल हालात हैं, वो इतने बेहतर नहीं हैं। अगर आप बात करें कि कैसे बेहतर नहीं है, तो वही जैसे लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई थी, उसमें आपका ऑयल उस वक्त $86 था, आज ऑयल $91-90 पर है। तो जब हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे इंपोर्ट बिल्स बढ़ जाते हैं। इंपोर्ट बिल्स तो हमारे हर तरीके से बढ़ रहे हैं। आपका आज कोल जो है वो $185-180 की रेंज में है। आपका ऑयल $89 और $91 $92 की रेंज में, जो कि एक्सपेक्टेड ये है कि आने वाले दिनों में ऑयल $100 भी क्रॉस कर जाएगा, जिससे हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारे इंपोर्ट बिल्स मज़ीद ऊपर जाने हैं बनिस्बत के वो कम हो। फिर सामने से जब आपकी एक्सपोर्ट की हम बात करते हैं तो हमारी एक्सपोर्ट्स में कोई डाउट नहीं है कि बहुत बड़ी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी बहुत बूम पर है, बहुत अच्छी एक्सपोर्ट्स भी हुई हैं और आने वाले दिनों में और बेहतर एक्सपोर्ट्स भी होंगी। लेकिन बात यही है कि एक्सपोर्ट्स के अगेंस्ट में जो हमारी इंपोर्ट्स हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब चाहे वो कोल की शक्ल में हो, चाहे वो ऑयल की शक्ल में हो, चाहे वो दूसरी कमोडिटीज़ की शक्ल में हो, तो हमारे इंपोर्ट बिल बढ़ते ही जा रहे हैं। तो जो बेसिकली आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है। आज भी हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में $3 बिलियन का एक डिफरेंस आता है कि हमारी इंपोर्ट्स कम हो रही हैं $3 बिलियन से अगेंस्ट द एक्सपोर्ट। तो ये वजह है जो मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर सक रही। फिर दूसरी वजह ये भी है कि अभी आने वाले इसी साल में मतलब विदिन 6 मंथ्स हमें अपने जो लोन की प्रीवियस लोन्स की जो पेमेंट है वो भी करनी है। वो भी एक अच्छी बड़ी अमाउंट है, इट्स इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो जब वो पैसे भी जब हमारे बाहर जाएंगे लोन पेमेंट में, तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट भी डॉलर के ऊपर आना है। जब डॉलर के ऊपर इम्पैक्ट आएगा तो अल्टीमेटली हर इंडस्ट्री के ऊपर एक इम्पैक्ट आएगा, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर सक रही है। अब हम बात करते हैं कि मार्केट इस एक हफ़्ते में जो इसने एक परफॉर्मेंस दी है। अगर इंडेक्स पॉइंट्स के हवाले से हम बात करें तो 45,700 इंडेक्स जो पिछले लास्ट वीक क्लोजिंग थी, और इस वीक की जो लोवेस्ट है वो 45,700 और हाईएस्ट है 46,400। तो ये 600 पॉइंट्स की जो अप एंड डाउन हुई है उसमें सिर्फ एक $1 बिलियन जो IMF की ट्रांच है उसका
पूरा क्रेडिट उसको नहीं जाता। इसमें ये भी हुआ है कि अब आपको पता है कि हमारे रिज़ल्ट सीज़न भी चल रहे हैं, तो जो रिज़ल्ट सीज़न चल रहे हैं आप अगेन इतने अच्छे रिज़ल्ट्स मैंने पाकिस्तान की स्टॉक के कंपनीज़ जो लिस्टेड कंपनीज़ है, इतने अच्छे रिज़ल्ट्स सालों में नहीं देखे होंगे। और उनके अगेंस्ट में जो डिविडेंड्स, दे आर अमेजिंग। अगर आप सिर्फ डिविडेंड्स की बात करें तो आज एंग्रो फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट था, उसने भी 5 रुपये डिविडेंड दिया है। इसी तरह फौजी फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट 2 दिन पहले आया था, उसने 5 रुपये सवा 5 रुपये डिविडेंड दिया है। फिर आपकी जो पावर सेक्टर्स है, जो एनर्जी सेक्टर है आपका, जिसमें आपका हब पावर है, जिसमें आपका कैपको है, जिसमें आपका निशात पावर, निशात चुनिया और दीगर दूसरी जो कंपनीज़ हैं पावर सेक्टर में, उनके अगर आप डिविडेंड्स देखें तो दे आर अमेजिंग। 5 रुपये हब पावर, अपना जो आपकी IPPs हैं, जो आप इन्होंने डिविडेंड्स दिए हैं, कोई कंपनीज 5 रुपये डिविडेंड दे रही है, कोई 6 रुपये डिविडेंड दे रही है। उनकी प्राइस क्या है? एंग्रो पावर कादरपुर की हम बात करें, 4 दिन पहले एंग्रो पावर कादरपुर का रेट था 22 रुपये, उन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया 6 रुपये का। आज भी वो, कल भी कैप था, आज भी कैप है, और आज भी कैप पे काफ़ी बड़ा बायर था। तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये है कि आप 25 रुपये वाले शेयर पे आपको 6 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है, तो दैट्स अगेन इट्स 22%। टैक्स वैक्स कटने के बाद भी आपको मिलता है 20%। इट्स अ वेरी गुड रिटर्न। तो अगेन अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं, डिविडेंड्स बहुत अच्छे हैं। लोगों को यही अच्छे ब्लू चिप शेयर्स में रहना इसीलिए चाहिए ताकि उनको ये पता हो कि अगर कल को थोड़े हालात बुरे होते हैं, मार्केट नीचे भी जाती है, तो आपके पास वो शेयर्स हैं जो आपको एंड ऑफ द डे एंड एनुअली आपको एक अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, जो कि अराउंड, अगर IPPs की बात करें, दे हैव गॉन फार बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, जो 15% 18% 20% आपको रिटर्न दे रहे हैं डिविडेंड पे। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको बेसिकली अगर मार्केट नीचे भी आता है तो आपको हर्ट नहीं करती है। फिर उसके साथ हम ये देखें कि गवर्नमेंट ने जो सुकूक इशू किए हैं, 1 बिलियन सुकूक का भी आया है, 1 बिलियन IMF का भी आया है। फिर हम रेवेन्यूज़ की बात करें तो रेवेन्यूज़ भी ईयर ऑन ईयर 18% बढ़े हैं, जो कि क्रॉसिंग 4 ट्रिलियन। और फिर आपका FBR कलेक्शन, जो आपकी टैक्स कलेक्शन हुई है, वो भी 32% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है, 2.9 ट्रिलियन इस बार हुई है। तो कहने का मकसद ये है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ हैं, लेकिन वही बात है कि बेहतरी की तरफ इकॉनमी जाएगी तो लोगों पे असर तो आएगा, चीज़ें महंगी होंगी, क्योंकि टैक्सेशन, जब हम बात करें FBR की टैक्स कलेक्शन बड़ी है, तो जाहिर सी बात है ये टैक्स कलेक्शन तो आम आवाम ही दे रही है। अब हम जाते हैं कोई भी घर, हाउस होल्ड की कोई चीज़ लेते हैं, कोई भी XYZ चीज़ लेते हैं, उसके ऊपर टैक्सेशन बढ़ गई है, इस वजह से इनकी टैक्स कलेक्शन बढ़ी भी है। तो लेकिन एंड ऑफ द डे जब एक टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है, एक अच्छी अमाउंट गवर्नमेंट के अकाउंट्स में आ रही है, फिर आपके जो हम ये पैसे रेस कर रहे हैं IMF के थ्रू या सुकूक के थ्रू, या अभी टी बिल्स ऑक्शन हुए हैं, उसके थ्रू भी एक अच्छी 509 बिलियन की एक अमाउंट रेज़ की है। और उसमें तो सबसे अच्छी बात ये भी है कि 6 मंथ्स और 12 मंथ्स की जो आपके टी बिल्स हैं, उस पर तो 3 बेसिस 6 मंथ्स पे और 5 बेसिस पॉइंट एक साल के जो टी बिल्स हैं उस पर कम हुए हैं, जो ये हमें बताता है कि जो इंटरेस्ट रेट लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में अनचेंज रहा है, वो मज़ीद आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में मज़ीद अनचेंज रहेगा और रह सकता है। और जो कि ये हमें बताता है कि इकॉनमी के हालात उतने बुरी अब बेसिकली अब नेगेटिव की तरफ नहीं जा रहे, अब हम पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं। तो जो पिछले 3-4 साल में हमने एक पीरियड देखा जिसमें इकॉनमी बहुत ख़राब थी, अब वो बेहतरी की तरफ आ रही है। तो जाहिर सी बात है, जब एक चीज़ बेहतरी की तरफ आ रही है तो स्लोली ग्रेजुअली ग्रोथ हो रही है हर चीज़ के अंदर। तो आने वाले टाइम में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट भी बढ़ेगी, लोगों के ऊपर जो इतना एक वेटेज आ गया है कि हमें इतना बड़ा टैक्स देना पड़ रहा है, तो वहाँ भी सारी आवाम को, हमें भी इंक्लूडेड, के एक ब्रीदर मिलेगा कि हाँ ठीक है, आने वाले दिनों में अगर ये इसी तरह नंबर्स बेहतर होते गए तो टैक्सेशन भी नीचे आएगी, फिर आपकी जो इन्फ्लेशन है वो भी नीचे आएगी। अब ये वो सारी चीज़ें जिसकी वजह से मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर सक रही है। अच्छा यासिर, एक चीज़ ये है कि आज काफ़ी कंपनीज की बोर्ड मीटिंग थी, ठीक है ना? कौन सी कंपनीज की जो है ना वो बोर्ड मीटिंग्स थी और क्या अनाउंसमेंट उन लोगों ने किया या होगा आगे? देखें, आज जो जिसका सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, उसको वो तो है एंग्रो फर्टिलाइज़र, क्योंकि एंग्रो फर्टिलाइज़र इज़ नोन फॉर
बेस्ट डिविडेंड पे आउट कंपनी। पिछले 5 सालों में अगर हम बात करें तो एग्रो फर्टिलाइज़र ने कमाल कर दिया है, 40-50 रुपये का डिविडेंड दे दिया है। तो अगर किसी ने 4-5 साल पहले ये शेयर 60 रुपये में भी ख़रीदा था तो इन 5 सालों में उसके शेयर आज फ्री हो गए और एग्रो फर्टिलाइज़र की प्राइस आज भी 84 रुपीज़ पर शेयर है। आज इसी का रिज़ल्ट था एग्रो फर्टिलाइज़र का, और जो उसके 9 मंथ का रिज़ल्ट था वो था 11.25 रुपये, और आज जो इसने पूरे साल में जो कमाए हैं 15 रुपये 80 पैसे, और जो पूरे साल में उसने डिविडेंड दिया है वो है 16.5 रुपये का। तो एक शेयर जो कि 85 रुपीज़ का है और वो साल में आपको 16.5 रुपये दे रहा है, तो दैट्स अगेन 18-19% रिटर्न। वो भी मैं कहूँगा कि 85 रुपीज़ भी अभी ये रिसेंटली हुआ है, लेकिन अगर आप इसको सिर्फ 10 दिन 20 दिन 1 महीना पहले भी देख लेते तो ये आपको 77-78 रुपीज़ में मिल रहा था। उसके हिसाब से भी अगर आप रिटर्न देखें तो 22% रिटर्न, 23%, जो बहुत अच्छा कहलाया जाता है। और ऐसी बहुत कम कंपनीज़ हैं जो कि इतना अच्छा रिटर्न दे देती हैं आपको डिविडेंड पे आउट्स के अंदर। तो सबसे बड़ा आज एग्रो फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट था, और उसने आज भी 5 रुपये डिविडेंड दिया है जो कि क्यूमुलेटिव 16.5 रुपये हो गया है। और फिर एक सियान का था, उसने भी 5 रुपये डिविडेंड दिया है। तो क्या हर कंपनी एक अच्छी अर्निंग्स कर रही हैं, अच्छे डिविडेंड्स दे रही हैं, और वो बता रही हैं कि आने वाले दिनों में इन पे मज़ीद ग्रोथ ही होगी। ऐसा नहीं है कि ये कोई इनके आने वाले दिनों में कोई या तो अर्निंग्स कम हो जाएंगे या तो लॉस आ जाएंगे। ये ज़रूर हो सकता है कि अब जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन बढ़ रही है, टैक्स बढ़ रहे हैं, तो लोगों का परचेजिंग पावर कम हो जाता है इससे, जिसकी वजह से अगेन ये एक क्वार्टर का वो आ सकता है कि एक क्वार्टर में, क्योंकि पहले एक सेल्स कर रही थी कंपनी फॉर एग्जांपल 1 अरब रुपए की, अब इस क्वार्टर में क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग पावर इतना नहीं बचा, वजह चाहे इन्फ्लेशन हो, चाहे टैक्स हो, चाहे कुछ भी हो, अब इतना इनके पास अगर परचेजिंग पावर नहीं बना, तो पिछले क्वार्टर के बनस्बत इस क्वार्टर में हो सकता है कि 1 अरब की सेल नहीं हो, 90 करोड़ की सेल हो। लेकिन अगेन रिज़ल्ट्स कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हो जाने आगे वाले दिनों में, ग्रोथ ही होनी है। बस अब हमें यहाँ से इंतज़ार करना है और एक वक्त देना है हर चीज़ को, ताकि हर चीज़ एक अपने अच्छे लेवल पे आ जाए और एक अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छी ग्रोथ दिखाए आने वाले दिनों में। ठीक हो गया। जैसे अब ये कि टीआरजी की भी बोर्ड मीटिंग है जी, टीआरजी की उससे क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? टीआरजी की बोर्ड में देखें, टीआरजी का जो बिज़नेस मॉडल है, पता नहीं काफ़ी लोग हैं जो इसको नहीं भी समझते हैं। टीआरजी का जो बिज़नेस मॉडल है वो बहुत ही एक मतलब कोई दूसरी कंपनी ऐसी नहीं है, एक अच्छा एक अलग इसका बिज़नेस मॉडल है। तो अकॉर्डिंग टू दैट बिज़नेस मॉडल ऐसा नहीं है कि टीआरजी की हर क्वार्टर में कोई बहुत अमेजिंग अर्निंग आनी चाहिए या बहुत अमेजिंग कोई सेल्स दिखानी चाहिए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट इंटरनेशनल बिज़नेस। तो इंटरनेशनली उनकी टीआरजी की अपनी 3-4 कंपनीज़ हैं जो कि आईबैक्स है, फिर अफिनिटी है। अब टीआरजी की इन कंपनीज़ के अंदर क्रॉस होल्डिंग्स हुई हुई हैं, तो 54% शेयर 55% शेयर इनका आईबैक्स में है, 40% शेयर इनका अफिनिटी में। तो जो भी अब ये दोनों कंपनीज़ आपकी अमेरिका में और दूसरे मुल्कों में लिस्ट हुई हुई हैं, तो जो भी इनकम ये कंपनीज़ करेगी उनका इनडायरेक्ट प्रॉफिट टीआरजी में आना है। तो अब टीआरजी का रिजल्ट है, लेकिन उन कंपनीज़ का भी रिजल्ट नहीं आया, तो उन कंपनीज़ का रिजल्ट आता है तो अब उन्होंने क्या प्रॉफिट किया है, क्या लॉस किया है, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि टीआरजी का यहाँ पर क्या आएगा। जहाँ तक टीआरजी के कल आने वाले रिजल्ट का सवाल है, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि इसमें 10-20 रुपए की अर्निंग आ रही है या 5-10 रुपए का नुकसान आ रहा है। मैं ये कहूँगा कि टीआरजी इज़ एन आईटी कंपनी जो कि आपकी अर्निंग बेस के ऊपर नहीं चलती। आपकी वो उनका जो मॉडल है वो, जब उनकी कंपनी अब जैसे आईबैक्स की जब लिस्टिंग आई थी तो उनकी एक अच्छी अमाउंट में आईबैक्स की लिस्टिंग हुई थी, तो उसका एक बेनिफिट है जिसकी वजह से आपने टीआरजी की प्राइस को देखा इतनी बहुत अच्छे से मूव हुई। इसी तरीके से जब उसकी जब दूसरी कंपनी की कोई लिस्टिंग आएगी या जब उनमें कोई डिफरेंट चेंजेस आएंगी तो टीआरजी के ऊपर यहाँ पर इम्पैक्ट आएगा। अभी रिसेंटली मेरे हिसाब से ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं है, तो मैं इसके ऊपर कोई सच कोई खास कमेंट नहीं कर सकता कि कल क्या होगा। लेकिन हाँ, अगर टीआरजी का रिजल्ट अच्छा आता है तो जाहिर सी बात है टीआरजी मार्केट मूवर शेयर्स में आता है, बिल्कुल मार्केट मूव करेगा अगर वो अच्छा आता है रिज़ल्ट। और अगर वो थोड़ा सा भी ख़राब आता है तो टीआरजी थोड़ा सा लूज़ रहेगा, तो थोड़ी सी मार्केट नीचे आ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि टीआरजी में मतलब कोई या बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला या बहुत बड़ी अर्निंग आने वाली या बहुत बड़ा लॉस आने वाला है। मेरे ख्याल से वही मॉडरेट अर्निंग्स, वही मॉडरेट सारे नंबर्स होंगे। तो ऐसे ही रहेगी मार्केट। बाकी देखा जाए कि इस हफ्ते अगर ये 500-600 पॉइंट की मार्केट ने मूवमेंट दी है तो नेक्स्ट वीक क्या होगा। तो पर्सनली मुझे लगता है ऐसा कि
मार्केट इसी तरह लूज़ रहेगी, क्योंकि वही आपकी ऑयल प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, उसी तरीके से आपकी दूसरी कमोडिटीज़ की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। फिर आपका इस वीक को छोड़ के नेक्स्ट वीक आपका अभी रोल ओवर पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा, मैं इस वक्त फ़िलहाल इस महीने में कोई ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कोई भी डिप्स अगर इस मार्केट में आते हैं, चाहे वो 500 पॉइंट का हो, चाहे वो 1000-1500 पॉइंट का हो, तो उन डिप्स में बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि आने वाला जो वक्त है, अगले मुझे जो 3-4 महीने, जो 5 महीने, जो जून जुलाई तक का टाइम पीरियड दिख रहा है, वो हमारी इकोनॉमी और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए काफ़ी बड़ा चेंज हो सकता है, और मुझे इसमें बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। तो यार ये तो बातें सारी हो गई जो मार्केट में लोग काम कर रहे हैं उनके लिए। जो मार्केट में अभी इन नहीं है, तो उनका सबसे पहला सवाल ये होता है कि मार्केट में अकाउंट कैसे खुलवाएं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे खुलेगा, कितना टाइम लगेगा। तो आप क्या बताएंगे देखने वालों को कि 2 तरह के अकाउंट होते हैं, सबको ही पता है कि ऑनलाइन अकाउंट होता है, फिजिकल अकाउंट होता है। ज़्यादा बेहतर तरीके से क्या हो सकता है और जल्दी क्या हो सकता है, और रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है उसकी? देखें, सबसे पहले तो हम कहते हैं बेहतर क्या हो सकता है, कि जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, ये तो बहुत अच्छा हो गया है कि पहले आपको फ़िज़िकल अकाउंट खोलने के लिए ऑफिस आना पड़ता था, फिर आप यहाँ पर फॉर्म फिल करें, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ, फिर आपको उस पर कोई 15-20-25 साइंस करनी पड़ती थी। हर पेज की एक अपनी रिक्वायरमेंट है। ये सारी चीज़ें बदल के अब जब एक सिस्टम ऑनलाइन पर आ चुका है, तो जाहिर सी बात है सबको यही करना चाहिए कि वो जहाँ पे भी अकाउंट खुलाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी को वाइड सिक्योरिटीज़ में अकाउंट खुलवाना है, तो आप वाइड सिक्योरिटीज़ की वेबसाइट पर जाएं, सामने ही आपको दिखेगा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में आपने वो क्लिक करना है, पहला पेज खुल जाएगा, वो आपकी इन्फॉर्मेशन है, नाम, नंबर, पता, ये सारी चीज़ें, NIC, ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल देने के बाद आपने सबमिट कर देना है। वो अब ये कितनी इस सब फॉर्म फिल करके आपने सबमिट कर दिया, इसको 15 मिनट लगी, वो आपने सबमिट कर दिया, हमारे पास उसकी इंटीमेशन आ जाती है इंस्टेंटली। वो जैसे ही हमारे पास इंटीमेशन आएगी, हम यहाँ से आपको अप्रूव करेंगे, आपको वहाँ से 1 टाइम पासवर्ड आ जाएगा ईमेल के ऊपर नेशनल क्लियरिंग से। वो जब आ जाता है तो फिर आपके पास मज़ीद फिर KYC का फॉर्म खुल जाता है, नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर का मतलब ये है कि एक ब्रोकरेज हाउस अपने क्लाइंट को कितनी बेहतर तरीके से जानता है। तो जब वो एक KYC भर देते हैं, भरने के बाद वो सबमिट कर देते हैं, सबमिट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, तो हम इसको एक सेकंड स्टेप आ जाते हैं। उसके बाद फिर हमारी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी क्लाइंट से, जब वो अकाउंट खुलवाते हैं, तो सबसे पहले उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जो कि अगर वो पैसे कमा रहे हैं, जो भी वो कहाँ से कमा रहे हैं, किस बिज़नेस से कमा रहे हैं, चाहे वो बिज़नेस कर रहे हो, चाहे वो सैलरीड पर्सन हो। अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो उनकी सैलरी स्लिप्स वो साथ हमें यहाँ पर स्कैन करके भेज दें, अटैच कर दें। फिर वो हमें अपनी वेल्थ स्टेटमेंट भेज दें कि उनके नाम पर और कौन से एसेट्स हैं। फिर वो उनकी दीगर जो दूसरी डॉक्यूमेंटेशन होती है, NIC, नॉमिनी NIC, ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स ही है, वो यहाँ पर आपको स्कैन करके हमें भेज दें, वो हमारे पास यहाँ रिसीव हो जाते हैं। यही सारे फॉर्म्स अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म्स ये हम भिजवा देते हैं नेशनल क्लियरिंग में। वहाँ से हमें अप्रूवल आ जाता है लेट्स से 24 घंटे में। जैसे ही वहाँ से हमें अप्रूवल आ जाता है, देन इट टेक्स ओनली 1 to 2 आवर्स फॉर अस, जो हमें 1 से 2 घंटे लगते हैं कि वो अकाउंट हम खोल के उसको एक्टिवेट कर दें। तो जो बेसिकली जो टाइम है वो है नेशनल क्लियरिंग का, जो कि 24 घंटे ले रहे हैं अप्रूव करने में। बाकी हमारे पास आपको 1 से 2 घंटे लगने, आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अब आपको इन चीज़ों के लिए आना नहीं पड़ता। फिर जब KYC होती है, फिर हमारी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट्स हैं, उसमें ये कहता है कि आप जब ये कहता है कि आप अपने क्लाइंट को बहुत अच्छे तरीके से जानें, तो उसके लिए फिर हम अपने क्लाइंट से मुलाकात करते हैं, देखते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ से कमा रहे हैं, क्या है सोर्स ऑफ इनकम, टैक्स में उनकी जो NTN है वो कितना टैक्स पेयर है, उसके हिसाब से फिर हम उनका अकाउंट खोलते हैं। ये है प्रोसीजर, बहुत छोटा सा प्रोसीजर है, सब कुछ अब ऑनलाइन हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक वो चीज़ें जो दुनिया में अप्लाई हो रही थी, अब पाकिस्तान भी आ गई है। और अब इसको आए हुए तो खैर 1.5-2 साल हो गए, लेकिन ये है कि अब अकाउंट बहुत आसानी से खुल जाता है और विद इन 24 आवर्स खुल जाता है। ठीक है, अकाउंट खुलने के बाद जो इन्वेस्टमेंट होती है वो किस तरह होती है, और मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, और स्टार्टिंग में वो कौन से सेक्टर होते हैं जो अगर कोई करना चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो उसके लिहाज से, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कौन से सेक्टर हैं, कौन सी कंपनीज हैं? देखें, कोई भी नया क्लाइंट आएगा, जाहिर सी बात है 2 किस्म के क्लाइंट्स होते हैं। एक तो जिनकी ऑलरेडी स्टडी होती है कंपनीज़ के ऊपर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, कि किस तरीके से क्या नेचर है मार्केट का, किस तरीके से चल रही है। तो अगर जिस क्लाइंट की अब जाहिर सी बात है स्टडी है ऑलरेडी एक कंपनी के ऊपर, के उसकी अर्निंग्स क्या है, उसके डिविडेंड्स क्या है, वो किस प्राइस टू मल्टीपल रेशियो पर मिल रहा है, उसका मल्टीपल क्या है और उसकी ग्रोथ क्या है, जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन है वो तो अपनी इन्वेस्टमेंट खुद करना जानते हैं, वो खुद कर सकते हैं। लेकिन वो क्लाइंट जिनको इतनी ज़्यादा नॉलेज
नॉलेज ना हो उसको हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि अगर उनकी कोई रिक्वायरमेंट हो कि वो हमसे पूछें कि भाई अगर आप हमें बताएं कि ये कंपनी कैसी है, तो हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि हम उन्हें A to Z जितनी हमारी नॉलेज है, जितनी हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है, वो हम उन्हें दें, उन्हें बताएं कि प्राइस टू मल्टीपल रेशो क्या होता है, क्योंकि सबको हर इंसान के पास ये नॉलेज नहीं होती। तो हम उन्हें बताएं कि प्राइस टू मल्टीपल रेशो क्या होता है, अर्निंग्स क्या है, कितनी आती हैं, कितनी आनी चाहिए, उसके लिए उसकी शेयर की प्राइस कितनी होनी चाहिए, और डिविडेंड्स क्या हैं, बोनस क्या है, ये किस तरीके से कैलकुलेशन होती है। तो ये एक एक वो इन्फॉर्मेशन है जो हम क्लाइंट को टाइम टू टाइम देते रहते हैं, किसी के रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, या किसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो हम खुद भी उनको बताते रहते हैं। फिर हमारा अपने रिसर्च पोर्टल है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं कि एक कंपनी ने पिछले 5 सालों में क्या अर्निंग्स की हैं, क्या डिविडेंड्स दिए हैं, क्या बोनस दिए हैं, और आगे उनकी जो फंडामेंटल एनालिसिस है, फिर जो उनकी टेक्निकल एनालिसिस है, ये सारी चीज़ें हमारे रिसर्च पोर्टल के ऊपर अवेलेबल होती हैं। तो किसी भी क्लाइंट को अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो हमारे रिसर्च पोर्टल पर जाके ये XYZ किसी भी कंपनी के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकता है वो ग्रैब कर ले। और अगर किसी को हमसे पूछना तो डायरेक्ट भी हम जितनी हो सकता है उतनी हम बता देते हैं कि ठीक है इस कंपनी के अंदर ये है और इसके एक्सपेक्टेशंस हमारी आने वाले दिनों में ये है। अब हम बात करते हैं कि कौन से सेक्टर्स में अगर आज की तारीख में अगर कोई नए क्लाइंट्स आते हैं तो उनको कौन से सेक्टर्स में जाना चाहिए, कौन सी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस वक्त जो मैं सजेस्ट करूंगा लोगों से कि अगर उन्हें किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो वो सबसे पहले ये देखें कि उनकी पिछले 1 साल 2 साल और 3 साल में अर्निंग वाइज ग्रोथ क्या हुई है, और ग्रोथ होने के साथ साथ उस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को क्या दिया है। कंपनी देखें हमेशा वही अच्छी है जो अपने शेयर होल्डर्स को, जो खुद कमाती है वो अपने शेयर होल्डर्स को भी देती है, ताकि शेयर होल्डर्स के पास भी एक मोड ऑफ इनकम आ जाता है कि ठीक है एनुअली हम 10% 15%, जैसे कि मैंने आपको बताया जो अब डिविडेंड्स आ रहे हैं देर आर अराउंड 20%, तो 20% अगर आपको डिविडेंड पे आउट मिल रहा है तो मेरे ख्याल से तो इन्हीं कंपनीज़ के अंदर ही जाना चाहिए। अब ये कंपनीज़ कौन सी हैं? जो सबसे अच्छी कंपनीज़ इस वक्त जो पिछले रिसेंटली जिन कंपनीज़ ने डिविडेंड्स दिए हैं वो है एक तो पावर सेक्टर जिसमें आपका ऑल्टन एनर्जी आ जाता है जिसने 18 रुपये डिविडेंड दिया था, फिर आपका एंग्रो पावर कादरपुर आ जाता है जिसने 6 रुपये डिविडेंड दिया है। तो अकॉर्डिंग टू द प्राइस जो उनकी जो रिटर्न्स हैं ये 20-20, 22-22, 25-25% रिटर्न बन जाते हैं। फिर हमारा फर्टिलाइज़र सेक्टर है, जैसे मैंने एंग्रो फर्टिलाइज़र का आपको बताया, तो लास्ट क्वार्टर में उसने 5 रुपये दिए हैं, लेकिन पिछले 9 महीनों में वो ऑलरेडी साढ़े 11 रुपये दे चुका है। तो 85 रुपीज़ का शेयर है, साढ़े 16 रुपये उसमें डिविडेंड है, 20% रिटर्न अगेन। फौजी फर्टिलाइज़र है, हर क्वार्टर में आपको 4 रुपये देता है, इस क्वार्टर में उसने भी 5-5.5 रुपये दे दिए। 100 रुपये का शेयर है, 20 रुपये डिविडेंड दे रहा है, अगेन 20% रिटर्न। तो ये वो सारी कंपनीज़ हैं जिसके अंदर लोगों को अपना एक पोर्टफोलियो हमेशा मेनटेन रखना चाहिए, जिसके अंदर आपको 10-15% तक डिविडेंड पे आउट हो रहा है। फिर कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि आपको डिविडेंड या बोनस पे आउट नहीं करती हैं, लेकिन वो आपको मार्केट गेन बहुत अच्छा दे देती हैं। उसकी वजह ये है कि कुछ कंपनीज़ ये कहती हैं कि ठीक है हमने 10 रुपये कमाए, हमने 10 रुपये डिविडेंड की फॉर्म में शेयर होल्डर को वापस कर दिए, तो उनकी एक इनकम हो गई। कुछ कंपनीज़ ये कहती है कि हमने 10 रुपये कमाए, यही 10 रुपये हम अपनी कंपनी की एक्सपेंशन में लगाएंगे, यही 10 रुपये हम अपनी कंपनी की ग्रोथ में लगाएंगे, तो आने वाले 6 महीने में या 1 साल में उस कंपनी की अर्निंग्स डबल हो जाएंगी। तो उस बेसिस के ऊपर उसकी जो शेयर प्राइस होती है वही आपको यहाँ मार्केट के अंदर 20-25% रिटर्न दे देती है। जैसे कि आपने कहा कि लास्ट वीक में क्या हुआ ऐसा जो मार्केट ऊपर गई, तो ये जितनी भी वजह थी मार्केट ऊपर जाने की, अगर आप शेयर प्राइसेस देखें सॉरी तो अगर हम यह देखें मार्केट का इंडेक्स जो है वो 45,700 से 46,400 तक है, जो कि बनते हैं 700 पॉइंट। 700 पॉइंट का मतलब ये होगा कि आपकी मार्केट ने 1.1% मूव दिया है आपके इंडेक्स पर, लेकिन अगर आप शेयर प्राइसेस देखें तो वो पिछले 10 दिनों में 20% 15% रिटर्न देके गई हैं, चाहे स्क्रिप्ट वाइज हम बात करें तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको मार्केट गेन भी देगी, आपको डिविडेंड पे आउट भी देंगी। तो जब मैं हमेशा सबको सजेस्ट यही करता हूँ कि आप अपने पोर्टफोलियो को इस तरीके से मेंटेन करें कि उसके अंदर डिविडेंड और बोनस वाले शेयर्स भी हों और मार्केट गेन वाले शेयर्स भी हों, लेकिन साउंड कंपनीज़, अच्छी कंपनीज़, वो कंपनीज़ नहीं जिनकी अर्निंग्स का कोई पता नहीं है और जिनकी ग्रोथ का कुछ पता नहीं है, और उनमें सिर्फ अगर देखें तो ट्रेडिंग ही हो रही है, वॉल्यूम जनरेशन हो रही है, उसमें आप काम करें, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट के साथ काम करें ताकि अगर वो जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो आप बेयर कर सकें। बाकी मैं आपके समझता हूँ कि 70-80% इन्वेस्टमेंट उन शेयर्स में होनी चाहिए जो आपको आने वाले 6 महीने और 1 साल में एक अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। अच्छा, तो एक ये चीज़ क्यों देखने में आती है मार्केट में कि अगर कोई इन्वेस्टर्स आते हैं, जब वो इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, तो वो बहुत जल्दबाजी दिखा देते हैं, वो शेयर मतलब ख़रीदते हैं और बेच देते हैं। तो कोई मतलब वो चाहते हैं कि वो लॉन्ग टर्म ना करें, वो शॉर्ट टर्म काम करें और बस
थोड़ा थोड़ा कमाते रहे मार्केट से। तो ऐसी कोई कंपनीज है जहाँ पे लोग जो है ना वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके कमा सकते हैं? देखिए बहुत सारी कंपनीज है मार्केट में, तो आपके सामने 500-550 कंपनीज लिस्टेड हैं, जिसके अंदर हर कंपनी के अंदर अलग एक काम हो रहा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाली कंपनीज़ हैं, जो सबसे ज़्यादा ब्लू चिप, जो सबसे ज़्यादा अच्छी अर्निंग्स वाली कंपनीज़ हैं, लोग कोशिश करते हैं उन्हीं में काम करें, ताकि जो भी है आपकी एंट्री और आपकी एग्ज़िट दोनों एक ईजीली हो जाए। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में टारगेट कर सकते हैं, जो आपको 10-15% रिटर्न दे सकती हैं इंस्टेंटली, एक हफ्ते, एक महीने, 1.5 महीने के कैप से। लेकिन वही बात है, क्या एक महीना कोई वो शेयर लेके बैठने के लिए तैयार है? पिछले 6 महीने से तो यही हो रहा है कि जब जब मार्केट 1000-1500 पॉइंट प्लस हुई है, वहाँ पर लोगों ने बाइंग की और दूसरे दिन मार्केट माइनस हुई है। तो जब मार्केट माइनस होती है 500-700 पॉइंट, 1000 पॉइंट, तब ये बाइंग कहाँ जाती है? तब ये लोग बाइंग क्यों नहीं करते? मेरे हिसाब से तो हर इन्वेस्टर को यही देखना चाहिए कि मार्केट में डिप्स कब आ रहे हैं। आपकी बाइंग हमेशा डिप्स में होनी चाहिए, कभी भी मार्केट के 500-700 प्लस, 1000 पॉइंट प्लस में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से फिर आपकी जो विनिंग स्ट्रीक है उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो अगर आपकी बाइंग डिप्स पे होगी तो आपके पास जो विनिंग स्ट्रीक है वो ज़्यादा भी रहेगी और परसेंटेज वाइज आपको वो अच्छा गेन भी दे सकता है। अच्छा यासिर, अगले हफ्ते के लिए आप लोग जो है इन्वेस्टर्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, या क्या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बताना चाहेंगे जिसको वो फॉलो करके जो है ना वो मार्केट के सिनेरियोस को समझ सकें? मैं जो खुद पर्सनली करना समझता हूँ कि मुझे करना चाहिए, वो यही है कि अब एक मार्केट एक अच्छे लेवल से रिवर्स होके आई है। हो सकता है कि यहाँ से फिर से 500-600 पॉइंट गेन कर ले मार्केट, लेकिन अगर यहाँ से मार्केट गेन करती है तो थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग ही करनी चाहिए और फिर डिप्स का वेट करना चाहिए, ताकि आपकी जितनी भी आपने जो ऊपर चीज़ें बेची हैं वो आपको दोबारा नीचे मिल जाएँ। जितनी सस्ती बाइंग करेंगे उतना बेनिफिट आपको है, जितनी मार्केट को डिप लेने देंगे उतनी अच्छी आपकी बाइंग होगी, और जितनी अच्छी बाइंग होगी जितना अच्छा हमें गेन मिलेगा। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि अभी थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करके और फिर वेट करना चाहिए एक अच्छे डिप का। और जैसे कि आपने देखा पिछले एक हफ्ते में मार्केट 46,400 से 2 बार रिवर्स हुई है। अगर तीसरी बार ऐसा अटैम्प्ट करती है और ये तीसरी बार भी रिवर्स होती है 46,400 इंडेक्स से, तो हम ये एक अजम्पशंस के साथ काम कर सकते हैं कि हमें 1000 पॉइंट नीचे या 1200 पॉइंट नीचे मार्केट मिल सकती है। जब ये आपको 1000-1200 पॉइंट नीचे, 1500 पॉइंट मार्केट नीचे मिले, आप फिर से बाइंग करें, अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट्स की बाइंग करें, ताकि जब भी मार्केट में एक मोमेंटम बने, बुलिश रन बने, तो उसमें फिर से आपको एक 20-25% का गेन हो सकता है। थैंक यू सो मच यासिर, आपने अपना कीमती वक्त दिया और Most हमारे welcome. जो है वो लोगों को एक अच्छा रास्ता बताया। तो इनको अगर इनकी बातें आपके समझ में आ गई हों और आपने समझने की कोशिश कर ली हो, तो आपको जो है ना मार्केट में नुकसान होने के बिल्कुल चांसेस जो है ना मेरी तरफ से ये कहना होगा कि 0% है। अपनी मर्जी करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, टिप्स पे काम करते हैं, तो फिर नुकसान ही उठाएंगे। देख के अगर आप लोग मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा, जो लोग लाखों करोड़ों रुपए यहाँ पे लॉस कर देते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी अगर आप पूरी देखें इसको। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।